नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणा में सियासी तापमान अब धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव अब करीब है और राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां भी चल रही हैं। और ऐसे में जहां लगातार मीटिंग्स हो रही हैं तो साथ ही नए नए अभियान भी पार्टियां चला रही हैं ताकि जनता का जो ध्यान है वो अपनी तरफ खींचा जा सके। लेकिन जनता किस पर भरोसा करेगी, इसका फिलहाल जनता के अलावा कोई और जवाब नहीं दे सकता। लेकिन जब बात तैयारियों की हो रही है तो हरियाणा में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने इसी को लेकर के सोनीपत में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की करनी और कथनी जनता के सामने है। कांग्रेस के नेता चाहे कुछ भी बोलते रहें, लेकिन हरियाणा में बीजेपी ही तीसरी बार आएगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएगी। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि हरियाणा मांगे जवाब अभियान के जरिए वो इस बार जनता के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे और सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि क्षेत्रीय दल जो है वो पूरे दमखम के साथ अब मैदान में उतर रहे हैं। यहां तक कि इनेलो और बीएसपी के साथ मिलकर के जो है इन दोनों पार्टियों ने जो है साथ मिलकर के सीट के बंटवारे के साथ ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तक भी कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या क्षेत्रीय दलों की ये कोशिश जो है वो आने वाले चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की मुसीबत तो नहीं बन जाएगी? क्या इस गठबंधन से प्रदेश का वोट बैंक बट तो नहीं जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 2014 में स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी थी, उसी प्रकार से 2024 में भी फिर तीसरी बार भाजपा सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की जनता आशीर्वाद देकर बड़े बहुमत के साथ बनाने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी कुछ भी बोले, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया है और हरियाणा प्रदेश की जनता जो बोल रही है, तीसरी बार नायब सिंह सैनी सरकार हरियाणा प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ बनेगी। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। आज इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। रामराज जी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अनुसूरा जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शर्मा जी आपके साथ करना चाहूंगी। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी, बहुत स्वागत है शर्मा जी। सवाल मेरा यह है कि कैबिनेट की बैठक आज हुई, वैसे तो अक्सर होती रहती है, लेकिन इस बार कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, कुछ बड़े मुहर लगाई गई है बड़े बड़े फैसलों पर। इस पर सरपंचों को लेकर और पंचों को लेकर के भी एक बड़ा फैसला इस पर है। लेकिन इसको लेकर कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि भाई ये तो चुनावी दाव है, और अक्सर जब कोई फैसला या कोई घोषणा की जाती है तो विपक्ष इस सवाल को जरूर उठाता है कि ये तो चुनावी घोषणा है। अभी कहा गया कि जो सरपंच है उन्हें 5,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा और जो पंच हैं उन्हें 1,600 के हिसाब से दिया जाएगा। तो चुनावी दाव बोल रही है इसको कांग्रेस, आप क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस तो झूठ बोलती रहती है। झूठ बोल के इन्होंने ये 2-4 सीटें जीत ली हैं। इन्होंने झूठ बोला कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला कि संविधान खतरे में है, संविधान बदला जा रहा है। इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ जाएंगे, 8,500 रुपए महीना आ जाएंगे। खटाखट खटाखट पटापट पटापट, वो खटाखट पटापट वाले आगे आगे भाग रहे, बहनें पीछे पीछे दौड़ रही। अरे भाई, खटाखट वाले 8,500 रुपए तो दे दो। तो ये काट की अंडे एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। कांग्रेस तो बोलती रहती है। आज के मंत्रिमंडल की बैठक लगभग 2.5 घंटे चली और माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए। जो सरपंचों का मानदेय बढ़ाया और जो जिस तरह से उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया मंत्रिमंडल की बैठक में, वह सरपंच की कुर्सी है वो एसपी और डीसी के बराबर में कुर्सी डलेगी। उस कुर्सी पे वो बैठेंगे। उनके गांव में यदि प्रोग्राम होगा तो ये भी सरपंचों का बहुत बड़ा सम्मान किया है। बताइए कि इसको चुनाव के मद्देनजर भी थोड़ा जोड़ा जाए या फिर आप इसको स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं कि भाई विकास के लिए हम काम कर रहे हैं तो उसी के तहत माने? देखो ऐसा है जी, हमारी सरकार ज्योति जी जनहित के फैसले लेती रहती है और जो जनहित के लिए संभव होगा सरकार जरूर करेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे ग्रामीण अंचल से आते हैं, किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे, खुद भी किसानी करी है। किसानों की पीड़ा को, मजदूर की पीड़ा को, सरपंचों की पीड़ा को बड़ी बात समझते हैं। तो मैं समझता हूँ अपना आप में
सरपंच गदगद हुए। मैंने पूछा 2-4 सरपंचों से, मैं बोला भाई क्या रहा? भाई मौज कर दी सैनी साहब ने, तो मौज कर दी। और भगवान ईसा मुख्यमंत्री भाई सब ने दे, हर एक राज्य ने ईसा मुख्यमंत्री दे। और राज्यों में भी हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हरियाणा में भी बहुत अच्छा है। वो बोले भाई सैनी साहब ने तो भाई दूसरी बार मुख्यमंत्री बनावांगे और बीजेपी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में लावांगे, और हमारा अहम रोल रहेगा तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार लाने में। भाई मौज कर दी, भाई मौज कर दी सैनी साहब, भाई मौज कर दी। भाई मैं समझता हूँ अपना आप में बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है ये, और सरपंचों की मौज होगी, सत्ती बरादरी की मौज हो रही है। और इस तरह से 5 लाख तक का इलाज फ्री हमारी सरकार ने किया है। आज गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, तो चपड़ा से नहीं लगा था, शर्मा जी ये भी कहा जा रहा है, ये अपना अपना गौरव की बात है, ये हमारी सरकार ने ऐसा किया। ये सब ठीक है, लेकिन शर्मा जी ये भी कहा जा रहा है, सुनिए तो सवाल कहा यह भी जा रहा है कि ज्यादा फोकस बीजेपी जो है वो दक्षिण हरियाणा में कर रही है, जिसमें किरण चौधरी जी तो पहले ही साथ आ गई, तो एक ज्यादा फोकस वहां पर भी है। और जीटी रोड वाला जो बेल्ट है पूरा, इस पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि लगभग 50 सीटें यहां पर ऐसी है विधानसभा की जो इन दोनों क्षेत्रों में आती है। तो कहा जा रहा है कि इस पर ज्यादा फोकस है। इसी को लेकर अमित शाह अब दूसरी बार दौरा करने वाले हैं 16 जुलाई को। तो कहा जा रहा है कि हैट्रिक की बदौलत, यानी हैट्रिक लग जाए, इसलिए यहां ज्यादा फोकस किया जा रहा है। देखो ऐसा है ज्योति जी, मैं आपको बताऊं, भाई किरण चौधरी जी बहुत बड़ी नेता हैं, और चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की क्या नाम है, उनकी पत्नी हैं, और उनकी बिटिया भी पूर्व सांसद हैं। अपना अपना बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय था, और भी बहुत कांग्रेसी ने उन्होंने ज्वाइन किया उनके साथ में, हजारों की संख्या में। और ऐसे ही सोनीपत के मेयर नदाम साहब ने ज्वाइन किया, सैकड़ों कांग्रेसियों ने उनके साथ में हमारी पार्टी को ज्वाइन करा। तो ऐसे ही मैं समझता हूं बीजेपी के लिए तो समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करवाए हैं। बीजेपी का एक ही एजेंडा है, वह सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और मैं समझता हूँ हरियाणा एक, हरियाणवी एक। ठीक है, चर्चा करेंगे आपसे आगे। अपना क्या नाम है, अपना परिवार का सदस्य मानती है। ये बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। अमित शाह जी चाणक्य, और वो बहुत ही मैं समझता हूँ उनका अनुभव है, वो उनके अनुभव का हमारे को लाभ भी मिलेगा। जिस तरह से 35 है और धारा 370, चलिए ठीक है, ये चाणक्य की उपाधि उनको अन्य पार्टियां भी देती हैं, हमारे को भी बहुत लाभ होगा। जिस तरह से उनका मार्गदर्शन हमारे को मिल रहा है, उनका प्यार, दुलार, आशीर्वाद, उनका अनुभव हमारे को मिल रहा है, निश्चित रूप से हमारे को फायदा होगा। मुख्यमंत्री जी का प्रोफाइल, उनका व्यक्तित्व भी हमारे बहुत काम आ रहा है। जहां भी जाते हैं वह जनता सुनने के लिए, छत्ती बरादरी का आशीर्वाद देने के लिए। यही तो कहा जा रहा है, इसी को लेकर के खुद अमित शाह को कमान दी गई है। ये कहा जा रहा है कि दक्षिण हरियाणा की और जीटी रोड बेल्ट की अमित शाह को कमान दे दी गई है, इसीलिए वो दूसरी बार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह जी चाणक्य हैं, अमित शाह जी का बड़ा अनुभव है, प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं। भाई हमारे यहाँ चुनाव है। शर्मा जी समझ रही हूँ आपकी बात को, मैं आगे आपसे जवाब लूंगी और चर्चा इस पर लंबी होगी, क्योंकि और भी मेहमान बने हुए हैं। नीरज गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। नीरज जी आवाज पहुंच पा रही है? आप बिल्कुल पहुंचिए ज्योति जी, नमस्कार। पूरा प्लान है बीजेपी का तैयार, कैसे क्या करना है, कितनी मीटिंग्स करनी है, कितने अभियान चला रहे हैं, आप भी कुछ अभियान चला रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात ये कही जा रही है, खैर मैं आऊंगी इस गठबंधन पर, जो नया गठबंधन बनने जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर के, जो अभी अभी बना है इनेलो और बीएसपी के बीच। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि सोनीपत में जब आज जो है नवनियुक्त जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडौली जी, उनसे मीडिया ने चर्चा की, तो उन्होंने सीधे कहा कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है कांग्रेस के। तीसरी बार तो हम ही आ रहे हैं, हम ही सरकार बना रहे हैं। देखिए, अगर वो इतना बीजेपी नए प्रदेश जो बने इतना कॉन्फिडेंट है, अगर आ रहे हैं, तो ये इतने बड़े फेरबदल क्यों किए जा रहे हैं? जब उनको पता है कि 2.5 साल में आपकी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, मेरे प्रवक्ता साहब भी कह रहे थे, सभी वर्गों को ख्याल रखा और खूब प्रगति हुई है, तो इतने फेरबदल क्यों, इतनी जल्दबाजी में इतने निर्णय क्यों ले जा रहे हैं? और जनता को लुभावने के लिए इतने प्रयास क्यों किए जा रहे हैं कि जैसे आज सरपंचों के पैसे बढ़ाए या कुछ और किए गए? जब आप सब कुछ ठीक है, आपकी पार्टी सही, भलाई तो हो रही है ना नीरज जी, भलाई तो हो रही है ना, पंचों की सही, सरपंचों की सही। इनको चुप कराइए, बीच नहीं बोलेंगे। देखो इनकी आदत है, सुबह भी डिबेट करिए, बीच में बोलते हैं, इनको चुप कराइए। शर्मा जी भलाई हो रही है, मैं मानता हूँ इस बात को। भलाई इनके कहने से हो रही है ना, जनता सब समझती है। देखिए लोकसभा में आप
और विधानसभा में साफ ये नैरेटिव जनता के मन में बन चुका है और छत्तीस बिरादरी से हमें इनपुट है कि कांग्रेस सरकार बनेगी। हम श्योर नहीं बोलते इनकी तरह, ना हमें अभिमान है ना अभी घमंड है हमें किसी बात का। जनता तय करेगी, जनता ही राजा बनाती है, जनता ही रंग बनाती है। ये कुछ भी कहते रहे। देखिए ये सिर्फ लोकसभा का साइड इफेक्ट है। लोकसभा में हार गए तो इतने बड़े पैमाने पे चेंज कर रहे हैं। अब इनको अपनी हार दिख रही है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता में वही है और आप हार गए वाली बात कैसी बात करते कुछ हैं? नहीं बोलते। इन्होंने इतना बीजेपी का गुणगान किया, इनके बड़े नेता भी साथ दिया है, उन्होंने कानून व्यवस्था पे कुछ नहीं बोला। देखिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये अपनी मीटिंग सरकार बनाने के लिए करते हैं। अभी दोबारा अमित शाह जी आ रहे हैं। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, ये हमको चनक्के बोलते हैं। भाई ऐसे चनक्के हो, इतने तगड़े चनक्के हो तो ऐसी नीति बनाओ ना। आपके भी नेता उनको हरियाणा में मामला देखिए, बोलते हैं। मतलब हरियाणा में कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, सुधरने का नाम ही ले रही। पहले आप करनाल सीएम सिटी से चालू करो, ये एसआई की हत्या कर दी। हिसार में देखिए गोलियां चल रही और वहां व्यापारियों से फरोती मार गई। फिर फरियाद में कुणाल बढ़ाना केस, अभी हाथी का खेल। अब हरियाणा में ये हाल चल रहा है, हरियाणा में गोली चल रही है खटाखट, अपराधी भाग रहे हैं फटाफट। और मेरे प्रवक्ता साथी कह रहे थे भी कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो ये तो जनता तय करेगी क्या किया क्या नहीं। आपके मानने से कुछ नहीं होता, आप कुछ ही बोलते रहो। आप अपनी पार्टी पक्ष रख रहे हो, मैं अपनी पार्टी पक्ष रख रहा हूं। आपने भी 15 लाख का वादा किया था, आपके मुख्य प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमित शाह कहा था, बाद में बोले अरे भाइयों ये तो जुमला था। तो इन बातों में पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। जनता सब समझती है, जनता सब समझती है। बोलिए मैं बीच में बोल रहा हूँ, बोल नहीं पाएंगे। दोबारा नंबर आएगा, को चुप कराइए। बहुत लंबी डिबेट है, चिंता मत कीजिए, दोबारा नंबर आएगा। देखिए इसमें क्या होता है ना, शर्मा जी सुनिए एक बार। आप तो बोलते हैं लेकिन आपकी आवाज लोगों तक जाती नहीं है क्योंकि आप अभी म्यूट हैं। अभी उन्हीं की आवाज जाएगी, सिर्फ अपनी बारे में बोलेंगे तो सुन पाएंगे बेहतर तरीके से। देखिए आज इनके कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। इतने घोटाले हुए, फरीदाबाद नगर निगम घोटाला, संसार के ऐसा घोटाला 200 करोड़ का। देखिए कानून व्यवस्था पर नीरज जी अगर आप कुछ जोड़ेंगे तो फिर मैं भी बोलूंगी कि कानून व्यवस्था पर जब आप लोग सत्ता में थे, ये विपक्ष में थे, वही सवाल उठ रहे थे, आज भी वही सवाल उठ रहे हैं। मैं मानता हूँ आप ज्योति जी आपकी बात मान रहे, फिर ये बात क्यों बोलते हैं कि भाई हमने तो परफेक्ट काम किया, सब कुछ ठीक ठाक है। इस बात को मानते क्यों नहीं? कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। चलो मानो ना, अगर हमारे कोई कमी थी तभी तो हमें 10 साल जनता ने बाहर रखा। हम उस कमियों को दूर कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। इनके कोई डिबेट के इन्हें मेरे प्रवक्ता साथी ने एक भी कानून व्यवस्था पे एक शब्द इनके मुंह से बुलाओ तो बता दिया। आप ये क्यों नहीं मानते इस चीज को? एक बार भी डिबेट में इन्होंने कानून व्यवस्था पे कोई बात की है तो बताइए। अपनी कमी को क्यों नहीं स्वीकार करते? अपना गुणगान तो करते हैं बीजेपी का, जो कमी है उनको क्यों नहीं स्वीकारते? अगर उस जो कमी में तो कंपेयर करते हैं और जो हमने अच्छे काम किए उसमें कंपेयर नहीं करते। बैठकें हो रही है, मंथन हो रहा है, चिंतन चल रहा है। देखिए मंथन चिंतन कर दिए। देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये ठाना है आराम हराम है। जब तक हम आराम नहीं करेंगे, ना इनको चैन की नींद सोने नहीं देंगे, जब तक इनको हरियाणा से भगाना दे। अभी हमने 4 सीट का प्लान बनाया, वो अभी 4 सीट घर घर जाके हम लोगों को समझाएंगे। वो 4 सीट की पूरी डिटेल मेरे पास है। अगर ये मुझसे किसी मुद्दे पे कंपेयर करना चाहे, बेरोजगारी दर पे, सारा डाटा मेरे पास है। मैं इसे करने को तैयार हूँ। नीरज जी उस चार्जशीट पे आएंगे। वो जो हरियाणा मांगे जवाब अभियान आप चला रहे हैं, किस किस चीजों पर जवाब मांग रहे हैं, उस पर आएंगे। लेकिन अनु जी बनी हुए, पहले एक सवाल उनसे ले लूं, फिर दोबारा रण होगाऊंगी। अनु जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी अनु जी गठबंधन कर रहे हैं आप, जिसका ऐलान हो चुका है, सीटों का बंटवारा हो चुका है, काफी आगे निकल गए हैं अभी इस रेस में। चुनाव के लिहाज से कहा जाए तो मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान भी आपने कर दिया, कौन होगा। तो ऐसे में क्या इन लोगों को टक्कर देगा आपका गठबंधन, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो? इन लोगों के लिए मुसीबत बनने वाला है या फिर क्या कहा जाए? क्योंकि तीसरी बार ये गठबंधन है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आप लोग साथ आ रहे हैं। जी सबसे पहले तो सबको नमस्कार, राम राम। और पार्टियों से काफी आगे है। बात अगर हरियाणा विधानसभा की हो, पहले मैं बात करूंगी भाजपा की, जो पूरा 10 साल 9.5 साल डबल इंजन कहती रही और आखिरकार उन्हें एक इंजन और लेके आना पड़ा। जो बदलाव किया गया, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया और हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष भी बदलना पड़ा। तो अब तो इंजन कई लग चुके हैं, 3-4 इंजन की सरकार हरियाणा में चल रही है। और अभी भी जनता को ये नहीं पता कि इलेक्शन के बाद और इंजनों को तैयार कर रखा है या इन्हीं में से कोई इंजन यूज किया जाएगा। तो इनके पास कोई फिक्स चेहरा है नहीं। उसके बाद वो तो दे ही रहे ना अपना चेहरा, वो तो दे ही रहे। वो तो कह रहे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब कौन सा चेहरा चाहिए विपक्ष को?
तो ये 9.5 साल से देवतुल्य खट्टर साहब वो देवता जी को एकदम से बाहर क्यों कर दिया? तो उनको तो बड़ा नेतृत्व दे दिया ना अनुज जी, वो तो केंद्र में बैठ गए, 2 मंत्रालय। हाँ, उनके तार तो सीधे ऊपर से जुड़ चुके हैं। चलो खैर ठीक है। अब मैं आना चाहूंगी कांग्रेस पे। कांग्रेस अभी जो पार्टी है हरियाणा के अंदर सक्षम नहीं है अपना सीएम चेहरा बताने के लिए जनता को। ये एक पार्टी जो अपना सीएम चेहरा नहीं बता सकती और बात करते हैं कि हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। आप सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को तो कांग्रेस ही मार देगी। जिस तरीके का माहौल कांग्रेस के अंदर चल रहा है, चाहे वो राज्य स्तर पे हो, फिर वो चाहे लोकसभा स्तर पे हो, चाहे हल्का स्तर पे हो, आप देखिएगा जैसे ही टिकटों का आवंटन होगा, ये मैं कहती हूँ कि एक जैसे मधुमक्खियों के छत्ते जैसे उड़ता है एकदम से, वैसे कांग्रेस का हाल होने वाला है। मधुमक्खियां उड़ उड़ के भागेगी चारों दिशाओं में। और डेफिनेटली हरियाणा के अंदर किसान का मेरे का राज बनेगा। लोकदल प्लस बसपा की सरकार बनेगी। वो पार्टियां जिनको कांग्रेस ने तिरस्कार करने का काम किया। जब इन्होंने इंडिया गठबंधन किया था तब बहुत ही बड़प्पन दिखाते हुए चौटाला साहब ने कहा था कि हमने तो फतेहाबाद से तीसरे मोर्चे के लिए आह्वान किया था, लेकिन हुड्डा साहब अपने ही एरोगेंस में थे और उस एरोगेंस की वजह से ही दोबारा से 5 सीटें भाजपा को जिताने का काम कांग्रेस ने किया और तीसरी बार मोदी जी ने शपथ ली। मेहरबानी सारी कांग्रेसियों की, इनके एरोगेंस की। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये एरोगेंस आगे भी कांग्रेस को इसी तरह से डुबोएगा। पर इसको तो अभी भी कांग्रेस बीजेपी की हार बता रही है अनुज जी। वो तो कह रहे हैं अभी भी बीजेपी हारी है, बीजेपी हारी है। अरे सत्ता में बैठी है, सारे मंत्रालय उसके पास है, तो अभी भी हार क्यों बता रही है फिर कांग्रेस इसको? मैं इस बात से तो सहमत हूं कि ये बीजेपी की हार है। डेफिनेटली मैं बताती हूँ, हरियाणा के अंदर भाजपा को लोग हराना चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस को नहीं जिताना चाहते थे। कांग्रेस वोट लेना ही नहीं चाहती थी और इनका जो रवैया था, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा था वोट डालने का। मैं ऐसे हजारों लोगों से रोज मिलती हूँ जो ये कहते हैं कि हम नहीं जानते कांग्रेस के कैंडिडेट को जो जिताए हैं जनता ने, हमें तो भाजपा के विरोध में वोट डालना था। और क्योंकि अलायंस हो गया था एक नेशनल लेवल पे, इसलिए लोगों ने बड़े बेमन से, हिसार की बात कर लो आप, जयप्रकाश जेपी, लोग देखना पसंद नहीं करते उस कैंडिडेट को और उसको वोट डाल के आए हैं सिर्फ इसलिए कि हमें भाजपा हरानी है। लेकिन ये चीज विधानसभा में नहीं होगी। जिस तरीके से लोकसभा के अंदर जनता ने भाजपा की मरोड़ निकालने का काम किया है, बिल्कुल उसी तरीके से विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा की तो निकाल चुके हैं मरोड़, कांग्रेस की मरोड़। कांग्रेस के जो 2-4 स्वयंभू नेता हैं जो अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ प्लान करके बैठे हैं, उनकी मरोड़ निकालने का काम जनता करेगी। और किनकी बात कर रही हैं आप? क्या आप हुड्डा साहब की तरफ इशारा कर रही हैं? मैं बिल्कुल हुड्डा साहब की बात कर रही हूँ। हुड्डा साहब जिस तरीके से कांग्रेस को हाईजैक हरियाणा में कर रहे हैं, ये तो कई चीजें ऐसी होती है जो हम बोल नहीं सकते, लेकिन जनता सब देख रही है किस तरीके से उपेक्षा की जा रही है। बात करते हैं ये संविधान की, तो संविधान के अंदर सबको बराबर हक है और इनको बड़ी तकलीफ हुई जब नीरज जी आप ही से इनेलो ने जब बसपा के साथ गठबंधन किया तो बड़ी तकलीफ कांग्रेस को हुई, क्योंकि ये लोकसभा में प्रचार करते घूम रहे थे कि इनेलो हमारा वोट काट देगी। आप एक तरफ तो ये कहते हो कि इनेलो कुछ है ही नहीं, दूसरी तरफ आपको इनेलो से डर लगता है और अब तो डर के मारे कांग्रेस की घिघी बन चुकी है, क्योंकि इनेलो और बसपा का गठबंधन घी शक्कर जैसा गठबंधन है। जब इनेलो और बसपा एक हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो परिणामों में बहुत जबरदस्त असर डालेंगे। और कांग्रेस की जो मारामारी है, कांग्रेस की जो गुंडागर्दी है, ये तो सोचते हैं कि लोग भाजपा से नाराज हैं इसलिए कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे। वो नहीं होगा, उन्हें तीसरा विकल्प मिल चुका है और इनेलो का राज बनेगा, बहुजन समाज पार्टी की मदद से बनेगा और हरियाणा के अंदर हम दोनों नेशनल पार्टीज का सफाया करेंगे। ठीक है नीरज जी, आप जवाब कुछ देना चाह रहे थे, क्या कहेंगे इस घी शक्कर के गठबंधन पे? देखिए, आपको चुनौती लग रही है? जिस पार्टी का एक एमएलए है वो सपना ले रहा है 90 सीटों को सीएम बनने का, क्या बोलो। और ये कहते हैं पुत्र मोह, इनसे ज्यादा ओपी चौटाला जी का पुत्र मोह सबने देखा है, पूरे हरियाणा ने देखा है।
उनका पुत्र वो अपने पुत्रों के लिए क्या नहीं किया, दोनों बेटे के लिए। जो मुखिया अपनी पार्टी को नहीं समझ पाया, अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाया, उसमें दो फाड़ हो गए, वो हरियाणा को क्या संभालेगा? ये सब बेतुकी बातें हैं। देखिए, अगर जनता के पास ऑप्शन नहीं था, कांग्रेस को जबरदस्ती चुना, तो आपको क्यों नहीं चुना? आप भी तो थे हरियाणा में, आपको भी जिता सकते थे। आपका वोट इसकी वजह थी कि नेशनल अलायंस हो चुका था, इसलिए इनका कोई भी वजूद नहीं है। ये कितना ही गठबंधन कर ले, सीधा लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की है। ये सिर्फ 5-7 सीटों में सिमट जाएंगे और वो भी 10 की सीटें आएंगी। आप देखना, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। और ये जो हुड्डा साहब पे इल्जाम लगाया था, हुड्डा साहब राष्ट्रीय हुड्डा साहब हरियाणा के बड़े नेता हैं, सभी पार्टियां उनके पीछे पड़ी हुई हैं। ये उनकी ख्याति से, उनके काम से जलते हैं कि उन्होंने 10 साल में जो काम किए, जनता के फीडबैक है, हमारे पास 36 आबादी का फीडबैक है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार बनेगी। रही सीएम की बात, सीएम हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, ये पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? इसमें आपको क्या दिक्कत है? विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा वो सीएम बनेगा, चाहे कोई भी बने। तो देखिए, सिर्फ बेलगाम अपनी पार्टी पे इनको लगाम करना चाहिए। एक नेता की पार्टी 90 सीटों के सपने देख रही है, सीएम बनने के सपने देख रही है, इससे हास्यास्पद कोई बात हो नहीं सकती। अगर इनके पास सीटें होती 25-30 तो भी मान लेते सपना देखने में। ये तो सपने ही ऐसे देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं हो सकता। और देखिए, इन पे कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी को टुकड़े टुकड़े बिखेरने से न रुक पाए, तो इनका शासनकाल इनैलो का देखा ही है। ओम प्रकाश चौटाला जी का तो आपके जो नेता धीरे-धीरे बिखर रहे हैं नीरज जी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? बात है तो गठबंधन करते रहे हैं, ये तो बीजेपी के साथ ही रहे हैं। आप देखिए, अनु जी से मैं इसका जवाब ले भी रही हूँ, लेकिन ये बताइए आप इस पर भी जवाब, जब आपने टुकड़े टुकड़े की बात कर दी है, तो आपके जो नेता धीरे धीरे खिसक रहे हैं, उन पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता वो जा रहे हैं या संगठन पे कुछ काम करेंगे? देखिए, नेता वो जा रहे हैं टिकट के लालच में, हाँ। वो जा रहे हैं इसमें बीजेपी टिकट नहीं है उन्हें देने के लिए। देखिए, मैं मानता हूं ना, आपको सुनिए पहले। हाँ। जैसे आज मैं टीवी देख रहा था, निखिल मैदान का उदाहरण दिया। जब वहां से हमारे एग्जिस्टिंग एमएलए हैं पवार साहब, तो उनको टिकट कैसे मिल जाएगी? अब वो टिकट बीजेपी में गए हैं, मैं देखूंगा बीजेपी टिकट देगी नहीं देगी, या किरण चौधरी को सीएम बनाई बनेंगे। आज से पहले कितने नेता को कांग्रेस, आज से पहले कांग्रेस से कितने नेता बीजेपी में, इनको क्या मिला आप भी जानते हैं। कुलदीप बिश्नोई को क्या मिला, अशोक तंवर को क्या मिला, वीरेंद्र सिंह जी वापसी आ गए। तो इन सबकी पूरी हालत होने वाली है। आप ये देखना, ये सब वापसी आएंगे कांग्रेस में, जब ये सब अवसरवादी नेता है, सिर्फ अपना देखते हैं पार्टी के। हम तो ये कहते हैं जिसे पार्टी की नीति में विश्वास है, और जो समझ रहे, लेकिन अवसरवादी नेताओं को अगर कांग्रेस समझ जाएगी, थोड़ा सा इनके हिसाब से चलेगी, तो आपका संगठन बड़ा रहेगा ना, बड़ा भी रहेगा, मजबूत भी रहेगा। अब ऐसे अवसरवादी नेता आपके उसमें है कि थोड़ा सा उनको लालच दिखता है तो खिसक जाते, तो ऐसे नेता हैं क्यों? चले जाए उनको। देखिए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 नेताओं को जाने से कांग्रेस का बहुत बड़ा अपना कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता समझ रही आपकी बात को, लौटूंगी बिना संगठन की हमारी 5 सीटें आ गई। अनु जी कुछ जवाब देना चाह रही है? क्या आप संगठन किसे बोलते हैं? संगठन क्या जिला 10 नाम देने सोचते हैं? आज भी समझ रही आपकी बात को, प्रोग्राम चलते हैं, अनु जी छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। अनु जी। जी, मेरे कांग्रेस के भाई ने कहा कि ओपी चौटाला ने आगे नेतृत्व दिया अपने बच्चों को, और हुड्डा साहब ऐसा क्यों ना करें? हुड्डा साहब के घर की पार्टी है क्या? हुड्डा साहब हाईकमान है? कौन हुड्डा? कहाँ का हुड्डा? बिश्नोई को, भजनलाल जी को हटा के बनाया था हुड्डा साहब को। गांधी परिवार का जिक्र करिए, हाईकमान कांग्रेस की गांधी परिवार है, हुड्डा नहीं है। हुड्डा तो सिर्फ इसको हाईजैक कर रहा है। आप बात कर रहे हैं हुड्डा का और चौटाला साहब का, आप क्या कंपैरिजन करोगे? चौटाला साहब पार्टी के सुप्रीमो हैं, जिस तरह से सोनिया गांधी है। हुड्डा को तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकेंगे। आप टाइम आने दीजिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्या हुआ? हुड्डा साहब को सिर्फ यूज कर रही है कांग्रेस, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि सीधी टक्कर भाजपा की और कांग्रेस की है। आप खुद प्रमोट करते हैं भाजपा को, ये कांग्रेस की। ये चाहते ही नहीं कि तीसरा मोर्चा इनके सामने आके खड़ा हो, क्योंकि डर लगता है तीसरे मोर्चे से। इनका नेशनल पार्टियों का मकसद ही है कि दो पार्टियां रह जाएं। हम भाजपा चिल्लाएंगे और भाजपा वाले कांग्रेस चिल्लाएंगे, हमारे बीच में फ्रेंडली मैच चलता रहे और तीसरा कोई शक्ति आए ही ना। लेकिन हरियाणा का किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग एकत्रित होगा और भाजपा और कांग्रेस के जो प्रताड़न हुआ है उससे उसका बदला लेने का काम करेगा। और ये कहते हैं कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता नेता जाने से, तो फिर इस हुड्डा साहब को धक्के मार दो ना। अगर कांग्रेस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये सारी पार्टी का तुम्हारे का नाश करके घूम रहा है,
हरियाणा के अंदर अशोक तंवर को धक्के मार के निकालने का काम इन्होंने किया, उसके बाद किरण को निकालने का काम किया। वो कहते हैं हमें फर्क ही नहीं पड़ता, एक दो नेता चले जाए तो क्या अपना देखिए, मैं इस बात को जवाब दूंगा। इस बात को नीरज आपको फर्क नहीं पड़ता अभी लौटूंगी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, तो और भी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये बात कहना फर्क नहीं पड़ता तो नीरज जी रुकिए ना, हुड्डा साहब के मारो और एक धक्का मारो हुड्डा साहब के लड़के को। मैं नहीं सुन पा रही हूँ आपको। आप अपनी ही पार्टी। नीरज जी रुकिए थोड़ा सा, नीरज जी बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज। आऊंगी आपके पास, मैंने बोल दिया है तो आपको समय दूंगी मैं। शर्मा जी भी वेट कर रहे बहुत देर से। अनु जी जल्दी से अपनी बात 5 सेकंड में खत्म कीजिए, मैं आ रही हूँ। अगर हाँ, मैं कह रही हूँ कि अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो एक धक्का मार के हुड्डा साहब को भी निकाल दो और उनके लड़के को भी निकाल दो, क्योंकि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी पार्टी के लिए जिन लोगों ने काम किया आप उनको बेइज्जत करके निकालते हैं और ऊपर से प्रवक्ता कहते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है भाई। हम नहीं, वो तो कह रहे हैं कि स्वार्थ के चलते जा रहे हैं, हम निकाल नहीं रहे, स्वार्थ के चलते अपने आप जा रहे हैं। जा क्यों रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगी, क्या कोई बदबू आ रही है उनको कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस एक सड़ी हुई पार्टी है जिसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा सब्र करिए। कांग्रेस से निकल के जा रहे हैं, मतलब कहीं कोई दिक्कत है ना? मैं तो इनवाइट करती हूँ जो निकल के जा रहे हैं उनको भी कि आपके पास एक क्षेत्रीय दल है, आप इनेलो बसपा गठबंधन में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। और ये जो घमंडी बाप बेटा की जोड़ी है जो एक पार्टी को हाईजैक कर रही है, जो पार्टी का हाईकमान बनने की कोशिश कर रही है, उनको छोड़ के और आप हमारे साथ आइए, क्षेत्रीय दल को मजबूत करिए और बजाय एक पिट्ठू बनने के। ये क्या ये हुड्डा साहब हैं क्या? कौन है हुड्डा साहब? ठीक है अनु जी लौटूंगी। शर्मा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उसके बाद गुप्ता जी आपके पास आऊंगी। शर्मा जी ये कह रही है अनु जी की ये गुड़ और घी जैसा, ऐसा कुछ कहा आपने, गुड़ शक्कर जैसा गठबंधन है जो एक तीसरा विकल्प दे रहा है क्षेत्र की जनता को। देखो ये घी शक्कर गुड़ शक्कर तो पहले भी हुआ था इनका, उसका क्या जनता ने इनको आशीर्वाद दिया तो सबको पता है। हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी, वो संगठन कौशल हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और बड़े अनुभवी हैं। और उन्होंने अपना कैरियर मंडल अध्यक्ष बल्कि उप मंडल अध्यक्ष से शुरू किया था, वहां से सफर करके वो जिला अध्यक्ष भी बने और प्रदेश महामंत्री बने, अब वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। बड़ा अनुभव है उनको संगठन चलाने का। और उधर से मुख्यमंत्री जी जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत मिलनसार हैं और छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद उनके साथ हैं। ओबीसी समाज से 56 साल के बाद में बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसको भी ध्यान रखिए। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, राम लक्ष्मण की जोड़ी, और लोगों को भारी है राम लक्ष्मण की जोड़ी। और मैं समझता हूँ तीसरी बार देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि हमने काम किए हैं, काम बोलता है। कांग्रेस का झूठ का पर्दाफाश हम करेंगे। छत्तीस बिरादरी को अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं, उसका दावा तो हुड्डा जी भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है कि वो हमारे साथ है। ऐसा हमारा कार्यकर्ता घर घर जाएगा, कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करेगा। जो उन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने वो जवाब मांगने आ रहे हैं घर घर किया जा रहा है, आरक्षण खत्म। आप झूठ का पर्दाफाश करने घर घर जाएंगे, वो जवाब मांगने घर घर जा रहे हैं। 8,500 रुपए आएंगे, 1 लाख रुपए सालाना आएंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। इनके खटाखट फटाफट का झूठ का पर्दाफाश हमारा कार्यकर्ता करेगा। और क्योंकि इन्होंने झूठ बोला, झूठ बोल के 2-4 सीटें हथिया ली, अब अपना आपको जनता ठगा महसूस कर रही है। आगे इनके बहकाव में आएंगे नहीं, काट की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। मुख्यमंत्री का प्रोफाइल, उनका व्यक्तित्व जनता को बाहर है। जिस तरह से मुख्यमंत्री के आप देखिए ना, देखो क्या होता है, नेता की पहचान उसी से हो जाती है, वह उसके घर पर कितनी भीड़ रहती है, उसे कितने मिलनसार लोग आते हैं। जनता की अगर आपने ज्योतिषीय आकलन करना हो ना, वह जनता की प्रसिद्धि कितनी है आप इसी में देख लेना। क्योंकि जनता जनार्दन एक शीशा होती है और देवतुल्य होती है। जिस नेता के यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होगी, इसका मतलब जनता में उतना ही ज्यादा पॉपुलर है। मुख्यमंत्री जी का यहाँ 8 से 10 हजार लोगों की भीड़ रहती है हमेशा। रात के 12-1 बजे तक वो शिकायतें सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं और जाते ही वहाँ पे चाय, बर्फी और वहाँ पे क्या नाम है, लड्डू, पेड़े, वहाँ पे जनता का इतना आशीर्वाद, जनता खुश होकर जाती है। मौज कर दी भाई, अरे जैनी साहब मौज कर दी भाई,
भाई तो अगली बार तन्ने चलिए, ठीक है। मुख्यमंत्री ले आए भाई। अब चुनाव में मौज हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसके लिए तो रुकना पड़ेगा ना। ना जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और जिस तरह से वो जाते हैं वहाँ पर विशाल जन सलाब उमड़ जाता है। क्षत्रिय बिरादरी का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। युवा शक्ति आप देख लेना ना, आज की युवा शक्ति कल का भविष्य का निर्माता है। युवा शक्ति उनको घेर लेती है, उनके जयकारे लगाती है, क्योंकि चलिए ठीक है शर्मा जी, देखिए और बातों से विपक्ष खुश हो न हो, लेकिन आपकी लड्डू वाली बात से विपक्ष जरूर खुश हो गया। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे, नीरज जी अपना जवाब देंगे उसके बाद लड्डू। लड्डू खा ले भाई, तू भी जाके देख ले नीरज, जाके तो देख एक बार वहाँ पे मौज हो जाएगी। सलाह दे रहे एक बार जाइए। इनको चुप कराइए, ये ऐसे ही बोलते हैं। इनको कहिए अगर इतना सच बोल रहे हैं एक वीडियो मुझे 12 बजे दिखाइए। 12 बजे सीएम साहब जगे हुए हैं और उनके जनता दरबार में लोग बैठे हैं, बर्फी खा रहे हैं। एक मिठाई और बोली थी, पता नहीं बालूशाही बोली, शायद खुद खा के आए होंगे ना। इनके कार्यकर्ता ही बैठे रहते हैं। जनता दरबार में क्या होता है, जनता दरबार में मैडम क्या होता है, रात को 12 बजे इनके अफसर और इन जैसे प्रवक्ता वो मिठाई खाते हैं, उनको तो मिठाई मिलती नहीं। एक वीडियो दिखेगी मुझे 12 बजे की, देखिए। रही दूसरी, इन्होंने आपको भी बुला रहे, कह रहे अभी आ जाइए एक बार। इनको चुप कराइए। दूसरा इन्होंने नेता की बात कही थी, फिर रामजीलाल मैंने आपको अपनी बात कहने का मौका दिया है, सुन लीजिए उनको। सिकंदरी कोठी में जितनी भीड़ उसके बाद ज्यादा होगी, उतने आपके नायब सैनिक के पास आसपास भीड़ भी नहीं होगी। मेरे साथ चलिए कोठी में, मैं चैलेंज करता हूँ दिल्ली कोठी पे, पता चल जाएगा कितनी भीड़ होगी। आपने क्या कहा वो जन नेता होता है, पता चल जाएगा कौन नेता है कौन नहीं। इसलिए अपने नकामे में प्रकाश मत डालिए, जनता सब जानती है। ये बेरोजगारी बोलिए, महंगाई पे बोलिए, इसलिए आप इतने घमंड मत रहिए। घमंड तो रावण के लिए चला, तो आपकी हस्ती क्या है तो आप इतिहास बन जाएंगे। आपके सुप्रीमो कांग्रेस शर्मा जी सुनिए ना, अभी थोड़ी देर बाद बोलिएगा, अभी सुन लीजिए। अब आपको बीजेपी जो सपना आना शुरू हो गया, देश से बीजेपी का नामोशान गया होगा। और दूसरी मेरी बहन प्रवक्ता बोल रही थी, देखिए मैं अपनी बहन प्रवक्ता से निवेदन करना चाहूंगा, ये जैसे हुड्डा साहब को तू तड़ा करके बोलना या शोभा नहीं देता, उनकी उम्र का ख्याल रखा जाए। और ये कहते हैं हुड्डा कौन है भाई, हुड्डा 10 साल सीएम है हरियाणा का, और आपका भी हरियाणा का सीएम रह चुका है। और ओपी चौटाला जी ने अपनी पार्टी नहीं संभाली, उनका पोता उनकी छलनी करके चला गया। अपनी पार्टी को संभालो और जरा तहजीब से बोलो। हुड्डा साहब का बड़ा कद है, आप और मेरी हैसियत नहीं उनको तू तड़ा करके बोले या हुड्डा कौन है। हुड्डा 10 साल आपका भी सीएम रह चुका है और हरियाणा का भी सीएम रह चुका है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, उनकी उम्र को देखते बड़े नेता तहजीब से बात की जाए, किसी पर्सनल कटाक्ष न की जाए। मैंने ऊपर चौटाला साहब को साफ करके बोला, ना कि इनको तू करके बोला। ऐसे हमारे कांग्रेस से संस्कार नहीं है, इतने बड़े नेता को हम ऐसे बोले। अरे बोलने तो मेरा कुछ है, 10 साल जिसने जेल काटी हो क्या शासन करेगा, जनता सब देखती है। अपनी पार्टी को तो बचा लेता है और दादा ने पोते ने जिस पार्टी को दादा ने सींचा और उसके सत्ता के लालच में उसका पोता उसकी छाती में तीर मार के चला गया। आप क्या देश हरियाणा को चलाओगे? आप तो हरियाणा चलाने का काबिल नहीं हो। इसलिए मैडम आप जरा ढंग से बोलिए, हुड्डा साहब कौन है ये आपको शोभा नहीं देता, पूरे हरियाणा जानता है हुड्डा साहब। मैं तो पूरे हरियाणा क्या पूरा देश जानता है हुड्डा साहब कौन है। बल्कि चौटाला साहब को जानते होंगे, सजा काट गए 10 साल की सजा करके। इसलिए हुड्डा साहब आपके भी सीएम रहे हैं 10 साल, और हरियाणा के भी सीएम रहे हैं, मेरे भी सीएम रहे हैं, और राम राज के भी सीएम रहे हैं, सबके सीएम रहे हैं वो। चलिए ठीक है, अनुज जी जवाब। हुड्डा साहब कौन है? हुड्डा साहब है माफिया, भू माफिया, डीएलएफ का चोर, जिसने पूरा सोनीपत झज्जर बेच के खा गया, पूरा अरावली का पहाड़ बेच के खा गया। और ये जो इनका जो जमाई है वाड्रा, उसका घर भरने का काम किया इस हुड्डा साहब ने। सुनो नीरज जी, और आज बीच में नहीं बोली थी, आज इनको अचानक तमीज याद आई है। जिस तरीके से ये बेहुदा भाषा चौटाला साहब के लिए यूज करते हैं, तो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। देखिए मुझे लगता है भाषा की मर्यादा सभी को रखनी चाहिए, अपनी अपनी बात रखें। बिल्कुल रखनी चाहिए, लेकिन मैं कहूंगी जैसे को तैसा, इनको सेंस नहीं है कि जेल काट के अरे तुम्हारे कागज तैयार है, तुम्हारा थोड़ा सा इलेक्शन नजदीक आता है ना, तभी हुड्डा साहब के कागज चला देती है बीजेपी। तभी तो ये टिकटें गलत बांटते हैं हमेशा, और इस बार भी बांटेंगे। मैं तो कांग्रेसियों को कहती हूँ कि तुम इसमें बैठे हो, सही टिकटें गलत पड़ने वाली है, तब पता चलेगा कौन है उनका। नीरज जी सुन लीजिए, अभी आ रही हूँ आपके पास। उसके बाद जिक्र यहाँ कर रहे थे दोनों प्रवक्ता बैठ के कि रात को 12 बजे हमारे दफ्तर में लड्डू खाते हैं, पेड़े खाते हैं। भैया तुम दोनों पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड ले रखे हैं,
जिसने 6,500 करोड़ के लिए रखे हैं वो बर्फी बांट देता होगा, जिसने 1,500 करोड़ के लिए रखे हैं वो लड्डू बांटता होगा। ये दोनों ही पार्टियां एक ही कंपनी से चंदे लेती हैं और आपस में झूठा नाटक करती हैं, लड़ती हैं। तभी तो मैं कहती हूँ अब की बार जो गठबंधन हुआ है किसान का, मेरे का, गरीब वर्ग का गठबंधन हुआ है और उससे कांग्रेस को खासकर तकलीफ है। इनको तो चाहिए ये कि जनता बीजेपी से परेशान होके हमें बिना मांगे वोट दे दे और फिर 10 साल हमसे तंग होके भाजपा की तरफ चली जाए। क्यों? तुम्हारे अलावा भी और शक्तियां हरियाणा के अंदर हैं। अब मैं आना चाहूंगी मेरे भाजपा के प्रवक्ता पे, जिन्होंने ये कहा घी शक्कर जो बसपा और कांग्रेस का, बसपा और इनेलो का गठबंधन हुआ है उस पे कमेंट किया कि किस तरह का घी शक्कर है हमें पता है। तो मैं यहाँ इनको याद दिलाना चाहूंगी कि बसपा और इनेलो के रिश्ते, हाँ ये मैं मानती हूँ आपकी बात, कई बार गठबंधन सक्सेसफुल नहीं होता या लंबा नहीं चल पाता, लेकिन आपका जो जुलूस निकला था नीतीश कुमार के साथ वो क्या था? नीतीश कुमार क्या कहता था मोदी के बारे में, आज उनके साथ सरकार चला रहे हो। उसके बाद मैं आना चाहूंगी महबूबा मुफ्ती, जिसके साथ मिलकर आपने कश्मीर में सरकार बनाई और फिर उसको नजरबंद किया। आपकी तरह निचले स्तर पे आके राजनीति नहीं करते। भाजपा तो वो सांप है जो उसको दूध पिलाता है उसी को सबसे पहले डसती है। कोयला चोर कहते थे नवीन जिंदल को, कोयला चोर सरेआम कहते थे, इनका कोयले की दलाली में मुंह काला है। आज उसको आप लोग कुरुक्षेत्र से सांसद बनाए बैठे हो। आप क्या कमेंट करोगे इनेलो और बसपा के गठबंधन पे? कम से कम दो कमेरे वर्गों का, दो कमेरी पार्टियों का जो गरीब वर्ग के लिए काम करती है उनका गठबंधन तो है। मेरे को तो जो अंदरूनी नजर आता है कि गठबंधन है भाजपा और कांग्रेस का, एक दूसरे पे छींटाकशी करते रहो ताकि दोनों लाइमलाइट में आते रहें। और ये जनता को भी समझना चाहिए, ये जान करके एक दूसरे का प्रचार करते हैं, जान करके एक दूसरे से बहस करते हैं ताकि एक दूसरे की प्रमोशन कर सकें। ये षड्यंत्र है। मैं जनता को ये कहना चाहूंगी कि इन दोनों को ही नकारने का काम करें और जो अपना क्षेत्रीय दल है उसको मजबूत करें, क्षेत्रीय ताकतों को मजबूत करें। और मैं पुनः ये कहूंगी भू माफिया जिसने पूरे हरियाणा के किसानों की 10-10 लाख रुपए किल्ला के हिसाब से जमीन खरीद के वाड्रा को बेची, उसको मैं तो यही कहूंगी कि कौन हुड्डा वो जो भू माफिया है। और आप तमीज सिखाएंगे लोकदल वालों को, आप लोग जिस तरीके की भाषा यूज करते हो। मैं मानती हूं कि आज जो प्रवक्ता बैठे हैं ये थोड़े से ठीक है बोलने में, लेकिन कांग्रेस के जो पहले प्रवक्ता रहते हैं, एक वो हांडा मैडम है, वो तो गड़ पड़ जाती है, उनको समझ नहीं है कैसे वो रामराज जी को बोलती हैं। उनसे तो बड़े हैं ना। तो आप पहले तमीज अपने प्रवक्ताओं को सिखाइए। हम बहुत भुगता हमने कांग्रेस को, जिस तरीके से बोलोगे उसी तरीके से जवाब मिलेगा। कौन हुड्डा का मतलब, हुड्डा कांग्रेस में कौन है? हाईकमान नहीं है हुड्डा। हुड्डा को जिस दिन चाहेंगे उस दिन उठा के दूध में से मक्खी की तरह फेंक देंगे। चलिए ठीक है। नीरज जी छोटा सा जवाब चाहूंगी, शर्मा जी भी फिर कुछ कहना चाह रहे हैं। के बारे में बात करिए। बहन जी हम चंदा मांगते हैं, चोरी नहीं करते। आपको तो चोरी करने की आदत है। हम तो कंपनियों से चंदा मांगते हैं, आपकी तरह चोरी नहीं करते। इसलिए चंदा मांगना कोई क्राइम नहीं है, हमें चंदा मिलता है ना। आपको चोरी की आदत है, आपको चोरी से कर में तो ऊपर चला जेल चले गए। आप क्या बोलूं उससे बड़ी बात। और रही बात आपकी, तो आप कह रहे हैं थर्ड फ्रंट। देखिए तीसरे फ्रंट को देखिए, ये बेकार की बात है। तीसरे फ्रंट को जनता चुनती है, जनता आपको जनता चुनेगी। अपनी नकामी देखिए, अपनी नकामी कांग्रेस में मत डालिए, जनता चुनेगी आपको। आपने अच्छे काम किए तो जनता चुनेगी। अपनी नकामी कांग्रेस में मत डालिए, थर्ड फ्रंट को बढ़ने दीजिए। अगर थर्ड फ्रंट बढ़ेगा तो जनता तय करेगी। आपके अपने अच्छे पिछले साल का इतिहास, पिछले इतिहास देखा जाएगा आपने कितने अच्छे काम किए। तो ये जनता पे छोड़िए, किसी पार्टी में परिवेश मत कीजिए कि हमने ये किया वो किया, हम आपको बढ़ने नहीं दे रहे। ये सब बेकार की बात ही है। जनता ही किसी पार्टी को बढ़ाती है और जनता ही किसी पार्टी को गिराती है। अगर हम 10 साल शासन से बाहर हैं तो जनता ने हमें 10 साल शासन से बाहर रखा है और बीजेपी को 10 साल शासन दिया है। तो आप जनता का वेट कीजिए, जनता में जाइए। ये जो बातें आप डिबेट में बोल रही है, जनता को बताइए किसने चोरी की, जनता फैसला करेगी। एक भी हुड्डा साहब ने कोई सिद्ध कर पाया हो कि उन्हें भ्रष्टाचार किया। 10 साल बीजेपी सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो अंदर कीजिए। आपकी भी सरकार है कि आप अंदर करना। इसे झूठे इल्जाम लगाने से क्या होता है? अभी तो फिलहाल पूरा हरियाणा ये जानता है कि आपके चौटाला जी 10 साल की सजा काट के आए हैं और उनके पुत्र भी 10 साल की सजा काट के आए। ये बात सच है, यूनिवर्सल सच है। पूरा हरियाणा जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है और पूरे हरियाणा की जनता जानती है। चलिए ठीक है, रोकूंगी अभी दोनों को यहाँ पे। शर्मा जी आप पर आना चाहूंगी। ये जो हाईजैक वाली एक तो बात बोल रही थी अनु जी कि हाईजैक करना चाहते हैं हुड्डा साहब हरियाणा को। पहली बात, कांग्रेस को हाईजैक करना चाहते हैं या जो भी है।
और दूसरी बात यह है कि इनको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में ही कोई गठबंधन ऐसा है जो हाइड है, जो लोगों को नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर से एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। देखो, ये तो बहन जी बता सकते हैं अच्छी तरह भाई इनको क्या लग रहा है क्या नहीं। रही बात है जिस प्रश्न का जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। इनको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी कई कांग्रेस हैं भाई, कहीं हुड्डा साहब कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है। जहां भी इनका कार्यक्रम होता है पहले तो इनका लठ बजता है, बल्कि पीछे एक दलित का बेटा इनका प्रदेश अध्यक्ष था अशोक तंवर जी, उन्होंने कोशिश की थी भाई हुड्डा साहब को बाईपास करने की, उसका सिर फोड़ दिया था। तब हमारे अनिल विज जी ने कहा था भाई कांग्रेस वालों आप आगे कोई प्रोग्राम में जाओ तो हेलमेट पहन के जाना। तो ये तो इनका कल्चर है आपस में लठम लठाना। शैलजा बहन जी फतेहाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो दूसरे ग्रुप में आके उनके जहां पे जिस बिल्डिंग में वो बैठी थी जिस कमरे में उसके किवाड़ तक तोड़ दिए थे। तो ये इनका कल्चर है। इनके ऑब्जर्वर आए थे जैसे साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, ऐसे ऑब्जर्वर गो बैक के नारे इनके लग रहे थे। और इनका जो राष्ट्रीय लेवल पर इनका गठबंधन था वो भी टूट गया। अब इनका जो गठबंधन है वो गठबंधन था, हम तो पहले बोलते थे गठबंधन है। तो इनमें अंतरकलह इतना है, संगठन इनका तैयार नहीं हुआ, आपस में लठ बजने लग रहा है। तो क्या ये सरकार बनाएंगे? इनकी काट की अंडे एक बार चढ़ गई थी, आगे चढ़ने वाली नहीं है। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 8,500 रुपए हर महीना आएंगे खटाखट फटाफट वाले। बहनें पीछे पीछे भाग रही हैं, ये आगे आगे दौड़ रहे हैं, आगे इनका कुछ होने वाला नहीं है। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि जन जन के चेते हैं, उनका प्रोफाइल है, उनका व्यक्तित्व है, वो जनता को भार है। जिस तरह से वो मिलनसार है, जिस तरह से वो जनता में मिलते हैं, तो उनका जो प्रसिद्धि है वो जनता में बढ़ती जा रही है, जनता को भार है। तो इसलिए जनता ने उनको अगला मुख्यमंत्री भी मान लिया है, वह अगली बार भी मन बना लिया है, अगली बार भी नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है गुप्ता जी। मेरे प्रवक्ता साथी भूल गया, रामविलास शर्मा जी ने इन्हीं के विधायक और मंत्री दिनेंद्र बोगली के बारे में क्या बोला कि भाई आधे वो बीजेपी के साथ हैं और पूरा समर्पण करना पड़ेगा, आधा समर्पण है। तो इस बात का क्या मतलब है? आपके नेता, आपके जो सांसद साहब अपने ही पार्टी के मंत्री के बारे में क्या बोल रहे हैं? तो वो मतलब क्या है? इस बात को छोड़िए, कांग्रेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप अपनी पार्टी में ध्यान दीजिए। कांग्रेस का फीडबैक है, लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ, और कांग्रेस की 4 सीट की तैयारी है। जनता तय करेगी किसे बनाएगी, आपको बनाएगी, हमें बनाएगी। ये फैसला जनता में तय कर देना चाहिए, ये फैसला में जनता में तय करना चाहिए। मैं ज्यादा बात ना बोल के इसी बात को कहूंगा, ये फैसला जनता में तय करते हैं। जनता किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, किसकी सरकार बनाएगी, जनता ही मालिक है, जनता ही भगवान है, जनता समझदार है। जनता को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, ना ये कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। सिर्फ कहने की बात है। कह रहे हैं कि नहीं बना सकता, तो फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि बीजेपी ने झूठ बोला, लोगों को बरगलाया, लोगों को ये कहा? देखिए ये बात ये भी बोलते हैं कि हमने बरगलाया, संविधान बनना कौन सा संविधान के लिए किया, संविधान जनता समझदार है ना। जनता देखिए, जनता टाइम टू टाइम इसके हिसाब से निर्णय करती है कौन सी सरकार हमारे लिए बढ़िया है, कौन सी घटिया है। इनके 10 साल का कार्यकाल देखा जाएगा और पिछला हमारा 10 साल का कार्यकाल देखा जाएगा। जनता डरती, जनता में डर था, संविधान बदलने का डर था, तभी तो उन्होंने इस बात को माना। अगर इनमें सच्चाई होती तो इस बात को क्यों नहीं माने, इनकी सच्ची बात को क्यों नहीं मानेगा? कहते हैं कांग्रेस ने झूठ बोला, तो हमारी झूठ को क्यों मानते हैं? अब इन्होंने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ बेरोजगार आएंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को दिया जाएगा। वो बेरोजगारी मिल गई क्या? और हम पेट्रोल डीजल 50 रुपए देंगे। जो इनकी मैडम इनको चुप कराइए ना, जो इनकी केंद्रीय मंत्री एक एक करके बोलो तो अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा। चुप कराइए, इनको चुप कराइए। 8,500 अब 15 लाख खाते में आएंगे, वो क्या था? 15 लाख खाते में आएंगे, जो 15 लाख खाते में आए या 8,500 खाते में आए, बस बहस ही करते रहे। देखिए मैडम इनको चुप कराइए। जो इनकी स्मृति ईरानी जो चुनाव हार गई,
जो चुनाव हार गई आपकी स्मृति ईरानी, वो गैस का सिलेंडर लेके चला करती थी, 400 रुपए से 450 गैस हो गई। आज वो कहा गया है वो चुनाव ही हार गई। ये झूठे जुमले बोलते हैं। देखिए जनता क्या करेगी? अरे झूठ और आश्वासन की सरकार है, झूठ और आश्वासन की सरकार है। झूठ बोलना कार्यकर्ता जाएगा, बीजेपी भी झूठ बोलती है और उसके प्रवक्ता भी झूठ बोलते हैं। झूठ के बिना आप रह नहीं सकते और झूठ के बिना सो नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी भी आरोप लगाती है, कांग्रेस भी आरोप लगाती है, आरोप खत्म हो जाती है। सिलेंडर हुआ करता था तो सिर पे सिलेंडर लेके चला करती थी। आज सिलेंडर 800 से है। तो अभी मौका आपके पास है ना जी, अभी मौका आपके पास है, आप भी सर में सिलेंडर लेके जाइए। 2 किलोमीटर की क्या पता लोगों को ऐसे आपकी बात समझ आ जाए। देखिए हमने चार्जशीट बनाई है, आपको मैंने पहले बता रहा हूँ। हर कोई तो चार्जशीट पढ़ नहीं पाएगा, आप सिलेंडर लेके जाएंगे जो ज्यादा लोग देखेंगे आपको समझ आएगी। जनता पे हम पे 36 बिरादरी का फीडबैक है, निश्चित तौर पे वही वो भी कह रहे हैं, वही आप भी कह रहे हैं। आप किसके पास है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। रोक रही थी दोनों एक साथ बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनु जी कुछ कहना चाह रही थी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बार बार दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बहुत फोकस कर रहे हैं 36 बिरादरी के ऊपर। इनको शायद शक है कि 36 बिरादरी अब इनके साथ नहीं है, क्योंकि बार बार उस चीज को हाईलाइट किया जाता है जो टारगेट हो, जिसका भय हो। मैं कहती हूँ इनेलो पार्टी हमेशा 36 बिरादरी की पार्टी रही है और हमने हमेशा नेतृत्व दिया है 36 बिरादरी को। आप उठा के देखेंगे पुराने एमएलए सांसद जो भी इनेलो पार्टी के रहे हैं, जिसके अंदर हर वर्ग को मान सम्मान देने का काम पहले देवीलाल जी ने किया, फिर चौटाला साहब ने। आप कैंडिडेट सिलेक्शन देखेंगे तो एक्चुअल में 36 बिरादरी का सम्मान उनको विधानसभा और लोकसभा पहुंचाने का काम जो देवीलाल और चौटाला साहब ने किया, कोई पार्टी आज तक उनका मुकाबला नहीं कर पाई है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं लड़ाई देख रही थी दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की, बिल्कुल जैसे एक ही मतलब गैंग के या एक ही तरह के दो लोग जो झूठी लड़ाई लड़ते हैं, वो साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि दोनों ही इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदा चोर हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने बड़ी प्रमुखता से कहा कि संविधान को हाथ में लेके घूमते थे इनके नेता, संविधान को खतरा है, इन्होंने इतनी प्रमुखता से इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा क्यों नहीं उठाया? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आके ये कहा कि केंद्र सरकार बैंकों का राजनीतिकरण ना करे, इतनी तक बात पहुंची। उसके बावजूद चुनाव के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड कोई मुद्दा नहीं था विपक्ष के लिए। क्यों? क्योंकि मिले हुए हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है, दोनों ने ही इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं। इवन जो और बड़ी बड़ी कुछ पार्टियां हैं जैसे टीएमसी है, इन्होंने भी मोटे चंदे लिए हैं। तो वही बात, छाल तो बोले छालनी के बोले, ये खुद चोर हैं कांग्रेसी। ये किस मुंह से विरोध करें, किस मुंह से आवाज उठाएं? पता अगर आवाज उठाते तो खुलासे होते कि उन्हीं कंपनियों से चंदा ये ले बैठे हैं। मैं तो कहती हूँ कि जनता को सोचना चाहिए कि हिम्मत मानो क्षेत्रीय दलों की कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन सरवाइव करते हैं। 4,500 किलोमीटर की यात्रा हमारे अभय चौटाला जी ने पैदल तय करी पूरे हरियाणा के गांव में, शहर में। उसके बावजूद मीडिया से नदारद, क्योंकि क्षेत्रीय दलों को ये बड़ा जल्दी रोते हैं कांग्रेस वाले कि हमारा तो खाता सील हो गया, हमारा तो खाता फ्रीज कर दिया। आपने सोचा है कि 4,500 किलोमीटर की यात्रा को कितना दिखाया मीडिया ने? तो मीडिया जो आर्थिक संकट कह रहे हो, मीडिया से बात मत करो। क्षेत्रीय दल जिस तरीके से आर्थिक एक लिमिटेशन होने के बावजूद टक्कर दे रहे हैं, और फिर इनको तकलीफ है कांग्रेस वालों को कि इनेलो और बसपा का गठबंधन क्यों हो गया। बिल्कुल होगा जी। चलिए ठीक है, मैं नीरज जी से यही पूछ लेती हूँ कि नीरज जी आपको तकलीफ क्या है? जब आपको लगता है कि वो आपके कंपटीशन में है ही नहीं, बीजेपी आपके कंपटीशन में, तो आपको तकलीफ क्या है? ये भाई देखो, ये मैडम देखिए, ये तो आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि मिशन ने आप मुझे भड़काने का काम नहीं कर सकते नीरज जी। यहाँ पर मैं थोड़ा जवाब दूंगा कि हमारा मुझे भड़काने का काम नहीं कर सकते। दिखाई है, मैं मीडिया वालों की बात कैसे कह सकता हूँ? मीडिया वाले आप भी हमेशा लगाते हैं प्रसारण दिखाएंगे राहुल गांधी जी को नहीं दिखा रहे हैं, उनका बयान नहीं दिखा रहे हैं, जबकि आपको भी वहीं से पता चल रहा है कि राहुल गांधी जी क्या बोले पल पल। अब ऐसा तो है नहीं कि आप राहुल गांधी जी के सब पास हमेशा बैठे रहेंगे, आपको भी हमी से पता चलेगा। ऐसे ही काम वो भी कर रहे हैं अभी। बेबुनियाद बातें हैं। अगर ये इतनी बात मानते हैं कि क्षेत्रीय दल हमारा इतना मजबूत है, हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, तो जनता में जाइए। जनता भगवान है ना, मैं कह तो रहा हूँ। पार्टी पर रोप लगाना कि कांग्रेस बीजेपी वाले हम जनता में चाहिए ना। आप
आप तो कहते हैं ना हिंदू हिंसा फैलाता है, हिंदू घृणा फैलाता है। जनता में जाइए। आपके आका ने क्या कहा? संसद में आ गए अब वो संसद में आ गए। जनता को तो आप क्या कहते हो? जनता को तो आप मानते हैं नहीं? जनता को तो हमने आरएसएस और बीजेपी के बारे में बोला था ना, कि आपके बारे में बोला था, ये आपने फैलाता है क्या? आप उनकी प्रसिद्धि से भटकाए हुए हैं। आप तो ये बोलते थे, मैडम इनको चुप कराइए, डिबेट का खराब कर देते हैं। या आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। आपके अमित दोनों वही कर रहे हैं, आप उनके बीच में बोल रहे हो, वो आपके बीच में बोल रहे हैं। नहीं, ये पीछे बोल रहे, मैं मेरी बारी है ना, ये पीछे बोल रहे हैं। चलिए 10 सेकंड आपके पास है, फिर उसके बाद शर्मा जी आप ही के पास है। 10 सेकंड है। अमित शाह जी ये बात बोलते थे, राहुल बाबा दोनों जगह से चुनाव हारेंगे, और वो दोनों से जीत गए। अब इनको ये तकलीफ है, चुनाव भी कैसे जीत गए, और विपक्षी नेता बन गए, इनको ये तकलीफ है कैसे बन गए। अब ये कोई भी अपनी मनमानी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको मेरे प्रवक्ता साथियों को ज्ञान नहीं है जो विपक्षी नेता है उनके क्या राइट है क्या नहीं। हर पार्लियामेंट में, हर कमेटी में वो मेंबर है, प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई भी वो खुद डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो इनको शायद ज्ञान नहीं है। तो अब इनको ये दिक्कत हो रही है कि अपने जो निर्णय लेते थे बिना पूछे हुए, और उस पर यू टर्न मारते थे, और जैसे किसान आंदोलन का था, उन्होंने 2 साल बाद यू टर्न मारा, तो अब इनको ये दिक्कत हो रही है। शर्मा जी छोटा सा जवाब, अब समय समाप्ति की ओर है। ठीक, शर्मा जी छोटा सा फाइनल क्लोजिंग। देखो, इनके आका ने हिंदू समाज का निरादर किया। उन्होंने कहा हिंदू हिंसा फैलाता है, उन्होंने कहा हिंदू घृणा फैलाता है। तो ये तो हिंदू है नहीं, ये तो हिंदू विरोधी है। यहाँ कोई जिनका खेल हो रहा है का? अब आप क्यों बोल रहे हैं नीरज जी बीच में? अभी आप उनको चुप कराने की बात कह रहे हैं। हमने तो नहीं कहा राम के विरोधी है, हमने कब कहा राम के विरोधी है? अरे आपने 4 जून से राम का नाम लेना छोड़ दिया। जय द्वारकाधीश बोल रहे हो आप? बताइए मुझे, आप कहते हैं कि डिस्कशन चाहते नहीं, एकदम लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को सुनना ही पसंद नहीं करते। राम का तो नाम ही लेना छोड़ दिया मैं। अब आप कहती है कि ये लोग अंदर से मिले हुए, कैसे देखिए आपने श्री राम का नारा लिया, राम से लेके हनुमान जी से लेके सबको ले आते हैं एक ही डिबेट में। पकड़ लिया आपने। जय द्वारकाधीश दोनों को रोकूंगी मैं। राम जी को तो नाम लेना छोड़ दिया। राम जी ने तो आपको अपनी औकात सिखा दी होते में हर के। अब तो आपको नहीं सकता। हालत ये हो जाती है कि भाई मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, उसके अलावा भगवान श्री राम पे बात करेंगे, हनुमान जी पे बात करेंगे, संविधान जी पे बात करेंगे, सब पे बात करेंगे, लेकिन मुद्दों पे नहीं बात। दोनों को रोक रही हूँ, समय की पाबंदी है, दोनों को रोक रही हूँ। अनु जी फाइनल कमेंट, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए। अनु जी फाइनल कमेंट। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि जो नेशनल पार्टियों के प्रवक्ताओं का जिस तरह का रवैया है, मेकअप ओढ़ करके आ जाया करो, यहाँ पे टीवी पे रामलीला ही कर दिया करो, कोई सभ्यता होती है। मैं हमेशा कहती हूँ ये मिले हुए हैं, ये चैनल का टाइम खराब करते हैं ताकि मुद्दों पे बातचीत ना हो सके। और यहाँ पे एक जरूरी चीज मैं कहूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस चिल्लाती है ना गोदी मीडिया, मैं एक स्पेशली कहना चाहूंगी कि आज के वक्त से जब इन्होंने थोड़े से शायद इनको बॉन्ड मिल गया है कांग्रेस को भी, तो इन्होंने एक कांगू मीडिया भी खड़ा कर लिया है। यूट्यूब के अंदर कुछ लोग बैठते हैं और कांगू कांग्रेस, हुड्डा साहब ये कर लेंगे, हुड्डा साहब ये कर लेंगे, तो जनता इस कांगू मीडिया को भी देख रही है। और जिस तरीके से गोदी मीडिया को देखना ही बंद कर दिया, उस तरह से इस कांगू मीडिया को देखना भी जनता बंद करेगी। तो मैं डेफिनेटली ये कहूंगी कि ये मिले हुए हैं और दोनों का अलग अलग कब्जा है। जिस हिसाब से इनको चंदे मिले हैं उस हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हैं, और डिबेट पे सीरियस डिबेट के अंदर आके तमाशा खड़ा करते हैं, रामलीला करने का काम कर रहे हैं दोनों ही। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, शर्मा जी आपका भी, गुप्ता जी आपका भी, और अनु जी आपका भी, इस खास डिबेट में जुड़ने के लिए, अपना अहम समय देने के लिए। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक है, ऐसे में एक तरीके से चुनावी बयार जो है वो प्रदेश में आ गई है, और पार्टियों के अपने अपने दाव है। एक तरफ गठबंधन हो चला है क्षेत्रीय पार्टियों का, जिससे उनका कहना है कि इससे बीजेपी और कांग्रेस को खतरा है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस का कहना है कि हमें कोई खतरा नहीं है, एक तरफा जीत होने वाली है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के इस मसले में इतना ही। नमस्कार।